व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का ये डिस्कशन जो है काफ़ी शानदार रहने वाला है। करंट प्लस स्टैटिक का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितने अच्छे से आप लोग आर्टिकल सुनेंगे, उस आर्टिकल के एंड में एक क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो डिस्कशन होता है हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है, ताकि वीडियो के एंड में आप लोगों को लगे कि हाँ यार काफी कुछ आज सीखा है, और उससे आप लोग रिकॉल भी कर सको 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर कर। तो रिकॉलिंग पावर जो है वो काफी पावरफुल टेक्निक होती है चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। तो काफी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नई जानने को मिलने वाली है। तो एक एक पॉइंट पर फोकस देकर चलूंगा। तो बात की जा रही है द पेन ऑफ टुडे इज द विक्ट्री ऑफ टुमारो। आज जो भी आप लोग की जिंदगी में चल रहा है ना, वो आप लोगों ने पास्ट में जो भी अपने काम किए होंगे अच्छे या बुरे, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर आज से आप लोग इस रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं, आज से अपना रहने, खाने पीने, सोने का पैटर्न चेंज करिए, उसी बेसिस पर आप लोग के रिजल्ट आने लगेंगे। यानी कि हम लोग जो है हमेशा अपने पास्ट के रिजल्ट में जी रहे होते हैं। आज की डेट में जो भी आप लोग हैं या फिर मैं आप लोगों के सामने हूं, वो इसलिए हूं क्योंकि जो भी मैंने पास्ट में किया उसका रिजल्ट है ये। अच्छा हो या फिर बुरा हो वो अलग बात है, पर लेकिन ये उसी का रिजल्ट है। इसी तरीके से अगर ये रिजल्ट आप लोगों को चेंज कर रहे हैं, आज से ही उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना पड़ेगा। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जब कोई चिड़िया अगर घोंसला बनाती है तो कितने तिनके उठा उठाकर वो अपना घोंसला बनाती है, और तब जाकर यहां पर उसका आशियाना तैयार होता है। एक एक ईंट जोड़कर आप लोगों को अपना घर बनाना पड़ता है। इसी तरीके से एक एक दिन जो होता है, एक एक घंटा जो होता है, वो आप लोगों की जिंदगी बना रहा होता है। तो हमेशा अपने एक एक पॉइंट पर फोकस कीजिए जिंदगी के। अगर आप लोग रियलिटी में अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में लेकर चलना चाहते हैं, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो एक तरीके से दुनिया में आप लोग एक तरीके से काफी पीछे रह जाओगे। क्योंकि चाणक्य साहब के द्वारा तो बोला भी गया ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, पर लेकिन आप लोग खुद ही गलती कर किए जा रहे हो, तो कब तक अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे हैं। तो इस तरीके से जिंदगी जो है काफी पीछे छूट जाएगी। आई होप कि ये बात जो है वो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। इसलिए जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को रोकना नहीं है जब तक आप लोग अपने मुकाम पर पहुंच न जाओ। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी के बारे में एक दिन के बारे में बात की जा रही है। ये जो दिन है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है बेसिकली पृथ्वी पर कैसे हम लोग रह रहे हैं, एक तरीके से उन चीजों को भी हम लोग को रिकॉग्नाइज कराता है, यानी कि याद दिलाता है कि ये पृथ्वी जो है ये हमारे लिए इसीलिए इस तरीके की है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं इसके इन्वायरमेंट की वजह से। अगर इसको हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको दिक्कत देखने को मिल सकती है। 22 अप्रैल जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, बेसिकली सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग जिंदा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक इन्वायरमेंट है जो कि हम लोग को बचाए रखता है। तो मॉडर्न इन्वायरमेंट जो मूवमेंट चलाया गया 1970s में, उसके चलते ये वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और पृथ्वी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ओनली प्लानट है अब तक जो हमारी यादगार में या फिर जान में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्लानट के ऊपर क्या है, इस प्लानट के ऊपर आप लोग को जीवन देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी प्लानट ऐसा नहीं है अब तक जिसके ऊपर जीवन हो। अब तक कोई भी प्लानट ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो एक लौता प्लानट है, तो हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसका ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो उसी के चलते यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेचुरल जो भी एसिड्स है उसका ध्यान रखना है। और जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है कि ये पृथ्वी जो है हम लोगों के लिए काफी है अगर हम लोग लालच में न पड़े, पर लेकिन अगर हम लोग लालच में पड़ेंगे तो ऐसी कई सारी पृथ्वी जो है वो हम लोगों को कम पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो लालच से अगर दूर रहेंगे तो पृथ्वी जो है हमेशा हमारे लिए अच्छी है, पर लेकिन अगर लालच में पड़े रहेंगे तो पृथ्वी जो है वो हमारे लिए काफी कम पड़ जाएगी। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ऐसी कई पृथ्वी भी कम पड़ेगी। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो अवेयरनेस फैलाने का काम करता है इस पृथ्वी के बारे में। टोटल जब प्लानेटरी सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो टोटल कितने प्लानेट हैं ये आप लोग को बताना है। देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। प्लूटो को काउंट नहीं करना है क्योंकि वो प्लानेट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें अगर थीम के बारे में, तो इन्वेस्ट इन ओवर प्लानेट, यानी कि अपने जो प्लानेट है उसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कहते हैं ना इन्वेस्ट इन ओवर नॉलेज, यानी कि अपनी नॉलेज में हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों की नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे। इधर उधर पैसे खर्च करने से ज्यादा बेटर है अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया जाए। उससे आप लोग लाइफ में एक प्रोडक्टिव पाथ पर आप लोग आ पाते हैं। ये है अब की बार की थीम। इससे पहले साल की जो थीम थी था टुगेदर वी कैन रिस्टोर ओवर अर्थ, यानी कि अपनी पृथ्वी को हम लोग सब मिलकर रिस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी यार ऐसी तो है नहीं कि एक इंसान इसको सारी को सुधार देगा, तो सबको मिलकर यहां पर सुधारना पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं।
रेगुलर अगर आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आती है, एक में इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी कवर करता हूँ, दूसरी जो वीडियो रहती है उसके अंदर आप लोगों को पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का कवर देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। डे देख लिया, अब बात करता हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा। ये जो आर्टिकल है ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंट्री में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर अभी न्यूज में है। आखिर क्यों, पूरी बातें करूंगा एक एक कर कर, उस चीजों को आप लोग समझ भी पाएंगे, काफी अच्छे से कई सारी बातें जान पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 के अंदर जो हेल्थ का टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। तो कई सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा टॉपिक, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बोली गई है, ये बोली गई है अभी हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जामनगर गुजरात के अंदर में यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये बेसिकली अभी इनॉग्रेट किया गया। मतलब क्या है इसका पूरा आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्या क्या बातें आप लोगों को याद रखनी है, पहले आप लोगों को वो बता देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। पॉइंट नंबर 1, किसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये इनॉग्रेशन रहा, तो यहाँ पर जो आज की डेट में डायरेक्टर जनरल है किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है टेड्रोस गैब्रियस। ठीक है, तो ये इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा साथ में मिलकर यहाँ पर मोदी जी के साथ में यहाँ पर ये सेंटर यहाँ पर ओपन किया गया जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर में। तो ये हमारी कंट्री में जो सेंटर आ रहा है, इससे हमारी कंट्री काफी ज्यादा साख बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कंट्री में आती है तो हमारी कंट्री का नाम बढ़ता है। तो हमारी कंट्री के लोगों को कैसे स्वस्थ रखना है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये जो पूरा इवेंट देखने को मिला, ये आप लोग को गुजरात में देखने को मिला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इनका नया नाम भी रखा गया। वो नाम क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनको तुलसी भाई बोला गया। तुलसी भाई मतलब इनके द्वारा ये माना जाता है कि हमेशा ये बोला गया कि काफी सारे इंडियन टीचर से ये पढ़े हैं और इनकी जिंदगी जो है इंडिया के इर्द गिर्द काफी घूमी है। अब ये इंडिया में आए तो बोल रहे हैं कि मेरा नाम जो है एक इंडियन नाम रखिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनको बोला गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी ने इनका नाम भी रख दिया, तो इनको तुलसी भाई बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। तो ये काफी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी देखने में कि हमारी कल्चर के साथ में इतने सारे लोग जो है इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी कल्चर की खूबसूरती आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों से बातें करूं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें आप लोगों को समझनी है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। जो यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि ऐसी कौन सी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि हमारी पुरानी दवाइयां हैं, जिनको आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नानी दादी के नुस्खे भी आप लोग बोलते हैं। काफी अच्छे से देश के अलग अलग कोने में हम लोग उनको इस्तेमाल भी करते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि अगर गला बैठ जाए या फिर थोड़ा सा बदन वैसा टूटा टूटा लगे तो काढ़ा पी लेना चाहिए, काफी सारी चीजें सुधर जाती हैं। आप लोगों ने कई बार रामदेव जी के मुंह से सुना होगा एक्यूपेंचर के बारे में कि हमारी हथेली पर या फिर पैरों की बेसिकली जो तलवा होता है उसको दबाने से कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसी के साथ में कई बार आप लोगों ने आयुर्वेदा मेडिसिन या फिर हर्बल मिक्सचर के बारे में सुना होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती हैं। तो अभी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर हम लोग ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है, ये जो प्रैक्टिस है, हमारे देश में जो शानदार तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ये लोगों का इलाज करने के लिए दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जब से ऐसी कोरोना जैसी बीमारी देखने को मिली है तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा है कि नहीं है? तो क्यों ना अपना जो ज्ञान का भंडार है हमारे पास में वो हम लोग लोगों तक पहुंचाए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। हमारी कंट्री में बात करें, जैसे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती है, यानी कि हमारी जो इस तरीके से कल्चर के साथ में हमारी जो दवाइयाँ कनेक्ट होती हैं, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पीपल की पूजा की जाती है हमारी कंट्री के अंदर में, तो पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है और इतनी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर उनसे बना पाते हैं जिसके बेस पर बहुत सारी दवाइयाँ निकल कर आती हैं। वो भी मैं आप लोगों से बातें करूंगा आगे। योगा, आयुर्वेदा और सिद्धा, ये हमारी कंट्री में बेसिकली पुराने टाइम से फॉलो किए जाने वाली टेक्निक्स हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें, अभी आप लोग होम्योपैथी जो देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको भी अपनी कंट्री में बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट बनाया है और काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले आयुर्वेदा के बारे में, तो हमारी कंट्री में आयुर्वेदा और जो योगा है वो पूरे देश के अंदर हम लोग बेसिकली इसको एंजॉय करते हैं। देश के हर एक कोने में क्या, विदेशों में भी इसको एंजॉय किया जाता है।
पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिमिटेड एरिया में एंजॉय करते हैं। वो क्या है, जैसे सिद्धा के बारे में अगर बात की जाए आप लोगों से, तो तमिलनाडु और केरला के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सिस्टम प्रीडोमिनेंटली हमारे देश में मेनली इस एरिया में देखने को मिलेगा, केरला और तमिलनाडु में, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सिद्धा के बारे में। इसी के साथ में रोवा रिक्पा के बारे में बात करें, ये जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, ये नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बात की जाए तो आप लोग देखते हैं, इसके बारे में बात करें, जम्मू एंड कश्मीर वाला, खासकर लद्दाख वाला रीजन हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग वाले एरिया में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो ये सारे एरिया है जहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कई बार मैच करने के लिए आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवा, रिक्पा किस किस एरिया में हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर ये सेंटर जो है हमारे देश में क्यों खोला जा रहा है और इससे क्या फायदा होने वाला है, ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो नवंबर 3, 2020 की बात है, जो अभी WHO के चेयरपर्सन है, इनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि इंडिया के अंदर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो ओपन किया जाएगा। तो ये हमारी कंट्री में सबसे पहले ये सेंटर जो ओपन किया जा रहा है, तो ये 2020 में अनाउंस किया गया था, खासकर कोरोना के आने के बाद में। इसी के साथ में इसी साल में मार्च में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। इन्होंने तो बोल दिया इंडिया में खुलेगा, अब हमारी कंट्री की सरकार को यहाँ पर देखना था ना कि हमारे देश में कहाँ पर इनको जगह मिलेगी, वहां पर ये बेसिकली काम करेंगे। तो जामनगर, गुजरात यहाँ पर इसके लिए सेलेक्ट किया गया कि यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर इंडिया और WHO ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 2.5, जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि 250 मिलियन रुपए जो है वो हम लोग सपोर्ट में देंगे, जिसके चलते सेंटर बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा और यहाँ पर ऑपरेशंस स्टार्ट किए जाएंगे इसके कार्यक्रम के, ताकि इसके ऊपर रिसर्च की जा सके, इनोवेशन किया जा सके, डेटा इकट्ठा किया जा सके और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको यूज किया जा सके हेल्थ के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं तो तीसरे नंबर का गोल जो है वो आप लोगों को हेल्थ के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग हमेशा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट गोल भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। तो हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, ये वहां पर फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनको इस्तेमाल करना काफी ज्यादा एक आसान भी रहेगा और इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं है। तो क्या क्या इसके लिए स्टैंडर्ड हम लोग को बनाने हैं, क्या क्या इसके लिए हम लोग को संकेत, दिशा सूचक गाइडलाइंस बनानी है, तो सारी जो है वो इंडिया डिसाइड करेगा बेसिकली काफी अच्छे से मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ये आप लोग यहाँ पर इतना पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर इनोग्रेट किया गया यहाँ पर तुलसी भाई के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, और यहाँ पर कुछ बातें मैंने बताई और ये है बेसिकली मेन जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर वो है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है यहाँ पर, ये अगर बात करें जो हमारी कंट्री में अगर बात करें, ये सारी किसके अंदर में आते हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में। और आयुष मिनिस्ट्री कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी। किस साल में बनाई गई थी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, तो यहाँ पर ये इसकी बेसिकली आयुष की फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे देश में कैसे हम लोग इसके ऊपर पूरा एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, वो अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को नजर आएगा। और इसी को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2014 से लेकर 2023 तक का ये चीजें बेसिकली अच्छे लेवल पर हम लोग को इसके लिए पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर पहुंच सके और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहां पर किया जा सके। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सबको कवर किया जा सके अच्छे लेवल पर, क्योंकि हेल्थ जो है अभी काफी हॉट टॉपिक बन गया कोविड-19 के आने से। और इसके ऊपर जो खर्चा किया जाता था पहले के कंपेयर में, अभी यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड ने अपना अपना खर्चा इसके ऊपर बढ़ा दिया है, ताकि हेल्थ को जो है अच्छे से हम लोग लेकर चल सके। क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छे से हम लोग लेकर नहीं चल पाए तो आने वाले टाइम में बहुत सारी और भी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग को दिक्कत में डालती हुई नजर आएगी। इसलिए हेल्थ के ऊपर फोकस देना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन गया है। इसलिए हेल्थ के बारे में सब लोग बात करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगेगा आखिर WHO को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ सिस्टम लेकर आना चाहिए। तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि WHO के अंदर जो 194 मेंबर है, उनमें से 170 मेंबर के द्वारा बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि वो कोई ना कोई ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके चलते हमारे पास में कोई अच्छे अच्छे सबूत होने चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन जो है सही से काम कर रही है। इसके ऊपर जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर प्रॉपर एक तरीके से एविडेंस यानी कि उदाहरण होने चाहिए, ताकि लोग जो है इनको ढंग से इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीजें अगर होगी तो अच्छे से चीजें आगे चल पाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये
कि इन चीज़ों को अगर और सही से लेकर हम लोग चलना चाहते हैं तो ये चीज़ें कुछ कुछ आप लोगों को करनी पड़ेगी। WHO जो है वो यहाँ पर बेसिकली बात करता है कि हम लोग इसके बेस पर अगर बात करें, लगभग 40% जो दवाइयाँ हैं आज की डेट में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती है, यानी कि दवाई उद्योग के अंदर बनाई जाती है, वो नेचुरल बेसिकली पेड़ पौधों से निकाल कर आती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को दूं बात तो बताऊं तो सुनकर आप लोग हैरान हो गए, मैं भी पढ़कर काफी हैरान हुआ। कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल लाई जाती हैं, बेसिकली गर्भ निरोधक जो गोलियां लाई जाती हैं, वो यहाँ पर बेसिकली याम प्लांट है जिससे निकाली जाती है। बच्चे के कैंसर के लिए जो दवाई बनाई जाती है ये बेसिकली रोजी प्रीविंकल करके यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे निकाली जाती है। तुलसी जो है वो एक ऐसा पौधा है जिससे दुनिया भर की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसी के साथ में आप लोग बात करें, आप लोगों को कोई ना कोई अगर चीजें उठाएंगे, नीम को यूज कर दवाइयां बनाई जाती हैं दुनिया भर की, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिनसे हम लोग दवाइयां बनाते हैं। तो 40% जो दवाइयां बनती हैं वो इन्हीं से बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहता है कि मॉडर्नाइजेशन किया जा सके प्रॉपर दवाइयों को टेक्नोलॉजी के साथ में इस्तेमाल करते हुए। और देखिए जब जब हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास में एक उदाहरण निकल कर आता है, अच्छा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये चीज़ें निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं हम लोग अब यहाँ पर समझ पाते हैं, अच्छा ये ऐसे चीज़ें हैं, यानी कि हम लोग दूसरों को भी बता पाएंगे कि आप लोग इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे उस चीज़ की साख जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलूँ यहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, तो यहाँ पर काफी पुरानी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे सिद्धा हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यहाँ पर योगा और नेचुरोपैथी, और यहाँ पर यूनानी। तो ये सारा सिस्टम मिलाकर हमारी कंट्री में इंडियन मेडिसिन सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो इसको मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। इसको आज की डेट में ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसके चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी बॉडी है जो कि इस सिस्टम में काम करती है, वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इसी के साथ में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यहां पर इसके अंदर मैंने बताया कि सिद्धा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और योगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर नॉलेज के बेस पर बात करें यहाँ पर, तो जो नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री अबाउट द बेसिक जो डॉक्ट्रिन, जो प्रिंसिपल है, उनको अपनी कंट्री से निकालकर हम लोग ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं, और वो भी इस लेवल पर लेकर जाएं कि लोग जो है उनको एक्सेप्ट करें। यानी कि जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने फालतू की बातें सुनी थी कि नींबू अगर नाक में आप लोग डाल लोगे तो कोरोना पास में नहीं आएगा, कोरोना भाई साहब उठा उठा के मारेगा आप लोग को ऐसी हरकतें करने से। तो वो चीजें यहां पर इसलिए थी ताकि आप लोग चीजों को रिकॉग्नाइज कर सको कि अगर कोई उदाहरण है कि गाय का गोबर पूरी बॉडी पर लेप कर लो, उससे दिक्कतें कम हो जाएंगी। कईयों ने लेप भी किया कि कोरोना पास में नहीं आएगा, तो उसका कोई उदाहरण थोड़ी ना है, उसका कोई यहां पर एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना किया गया है। तो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के बेस पर अगर सामने आएंगी तो वो दवाई जो है लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि हर एक दवाई के ऊपर प्रॉपर लिखित चीजें हों कि ये करने से ये होगा और ये न करने से ये होगा। तो ये सारी चीजें अगर इंसान के सामने आएंगी तो एक अच्छे तौर पर हम लोग काम कर पाएंगे। ये बातें यहां पर बोली जा रही है, तो इसके चलते हम लोग को यहां पर काम करना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसको हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। कोई ऐसा नुस्खा है आप लोगों की नजरों में जो आप लोग बता सकते हैं और वो हेल्थ को ठीक करने का काम करते हैं, काढ़े को छोड़कर? वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग बताइए कोई ऐसा नुस्खा है क्या जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है और आप लोगों की बॉडी जो है वो सही हो गई है? जैसे हल्दी वाला आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारे आप लोगों को मिल जाएंगे अगर खोजोगे तो। अभी अगर बात करें, ये अकेला एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। ऑलरेडी हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CSIR बोलते हैं, CSIR के द्वारा यहाँ पर बेसिकली बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई थी कई सारी अपॉर्चुनिटी कि हमारे देश में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसर्च कर इन चीज़ों को और अच्छे लेवल पर ले जाया जा सकता है, और फंडिंग भी वहाँ से अच्छी खासी हम लोग को मिल रही थी, ठीक है। इसी के साथ में 2016 में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा साइन किया गया प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट यहाँ पर WHO के साथ में कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैसे आगे लेकर चलना है। तो उस टाइम पर कई सारे देश सामने आए, लगभग 32 देश ऐसे थे जिनके साथ में MOU साइन किए गए। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जर्मनी देखने को मिलेगा, इधर कनाडा देखने को मिलेगा जिसके साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया गया, USA भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इवन जैसे ब्राजील हो गया, ये भी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आया, ठीक है, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अगर बात करें यहाँ पर ये बेसिकली कई सारी कंट्री जैसे जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तो ये वाली कंट्री में यहाँ पर देखने को मिली। तो टोटल मिलाकर 32 एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए थे इस पर्टिकुलर चीजों को वो एक तरीके से अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, ताकि इसकी ट्रेनिंग लाई जा सके, लोगों को बताया
जा सके, प्रमोट किया जा सके इसकी क्वालिटी के बारे में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चाह रहा था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे लेकर चला जा सके, तो उसकी अध्यक्षता में मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं और सही डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो बातें सारी बताई है ये भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको भी आप लोग देखते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम हम लोग आगे लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, बोला जा रहा है कि सिद्धा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है तमिलनाडु और केरला के अंदर में। सोवा रिगपा जो है ये लेह लद्दाख और हिमालयन वाले रीजन में फॉलो किया जाता है। सही स्टेटमेंट कौन सी है बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये भी कभी हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। आंसर हो गया सी, यानी कि दोनों सही है यहाँ पर ये। तो याद रखिएगा, आयुर्वेदा जो है वो पूरे देश में, सिद्धा जो है तमिलनाडु केरला में, सोवा रिगपा जो है ये लेह लद्दाख और हिमालयन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। मैच करने के लिए आ जाए तो कल को कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर को बोला जा रहा है कि अभी काफी अच्छे लेवल पर ले जाकर चलने की जरूरत है। अगर आने वाले टाइम में आप लोग चीजों को सुधारना चाहते हैं, खासकर अपना जो नेट रिक्वायरमेंट है कि जीरो आप लोगों को लेकर आना है चीजों को, यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो लेकर आना है, तो विंड एनर्जी को आप लोगों को यहां पर बेसिकली पार्ट बनाना पड़ेगा। ये बात बोली गई है डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। अभी बात करें ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है फॉर 2022, ये पब्लिश की गई ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन जाएगा, इसके बारे में याद रख सकते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है 2005 में ये स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, ये बेल्जियम के अंदर जो ब्रसेल्स है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो इसलिए पॉइंट के बारे में माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, अभी यहां पर जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को सुनकर समझकर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लोग लिख भी सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आप लोग बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर यह बता दूं, जब भी हम लोग विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है ऑन शोर। ऑन शोर मतलब जमीन के ऊपर आप लोगों को ऐसे विंड प्लांट लगा देना। दूसरे नंबर पर होता है, इसको बोलते हैं ऑफ शोर। ऑफ शोर मतलब लगभग पानी के अंदर जाकर यहां पर इस तरीके के प्लांट लगाना। ठीक है, जो थोड़ा सा लगभग 50 मीटर की यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बोले फ्लोटिंग तो ये बिल्कुल तैरता हुआ रहेगा, ये काफी अंदर जाकर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया था वो इन दो का किया था, और हमारे देश में तो अब तक जो है हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे इस पे हम लोग काम करेंगे। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। अभी ये तो अपने देश के बारे में बातें कर दिया, पर लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है। तो मैं आप लोग को दुनियादारी में बताऊंगा अभी क्या चल रहा है और कहां पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही है, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाओगे और उनको चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाओगे लिखने के लिए या फिर समझने के लिए, अगर कोई बातें आती है तो। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लोबल विंड जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो सेकंड बेस्ट ईयर देखने को मिला 2021, यानी कि 2021 में यहाँ पर सेकंड बेस्ट है। इससे पहले यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ थी, अभी सेकंड नंबर पर सबसे अच्छी ग्रोथ है। 94 गीगावाट कैपेसिटी जो है वो ऐड किया गया नया विंड एनर्जी के फील्ड में यहाँ पर, जो कि अगर बात करें जो कि बिहाइंड है 2020 के, यानी कि 2020 में सबसे बेस्ट ग्रोथ थी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्रोथ है यहाँ पर 94 आप लोगों को देखने को मिली गीगावाट, ये बोला गया है। ठीक है, तो बोला गया कि बिहाइंड 2020 रिकॉर्ड ग्रोथ बाय ओनली 1.8%, यानी कि इससे 1.8% कम हुआ है अब की बार, यानी कि सबसे टॉप पर 2020 में थे, 2021 में दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ऑन शोर इंस्टॉलेशन किया गया। ऑन शोर मतलब इस तरीके से यहां पर इंस्टॉलेशन किया गया जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से कैपेसिटी यहां पर बढ़ी है। तो टोटल विंड इंस्टॉलेशन 2021 में जो है वो 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और डिक्लाइन हुआ है बेसिकली, प्राइमरली स्लो डाउन हुआ है यहां पर ऑन शोर का ग्रोथ अगर बात करें तो। देखिए दोनों को कंपेयर करिएगा आप लोग। यहां पर जो बोला गया कि टोटल के बारे में यहां पर बोला गया है, टोटल जो बोला गया यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन यहां पर हम लोग ऑन शोर के बारे में बात कर रहे हैं जो 18 है, और ये 1.8 जो बोला गया ये टोटल में बोला गया, तो कंफ्यूज मत होना इसको। ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर बात करें 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, यहां पर जो बात करें यहां पर तो स्लो हुआ है यहां पर ऑन शोर, जो कि यहां पर जमीन के ऊपर जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं। तो वर्ल्ड में दो लार्जेस्ट जो कंट्री है यहां पर, चाइना और यूएसए में ढंग से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करते हैं 21.1 जो ग्लोबल जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर,
ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है वो कमीशन की गई है लास्ट ईयर, यानी कि 21 के करीब, यहां पर 21% के करीब बढ़ा है, जो कि 3 गुना ज्यादा है 2020 से। समझ रहे हैं, यानी कि ये जो है आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिला और यहां पर 3 गुना बढ़ गया है 2020 से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जो नॉर्मल बढ़ा करता था, यानी कि जमीन के ऊपर ज्यादा लगाया करते थे नॉर्मली हम लोग जो यहाँ पर विंड एनर्जी के जो पैनल, पर लेकिन अभी यहाँ पर कहां पर लगा रहे हैं हम लोग, समुद्र के अंदर लगा रहे हैं। तो यहां से चीजें जो है वो अभी आप लोगों को बढ़ती नजर आई हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि यहां पर ऑफ शोर बढ़ा है या फिर ऑन शोर बढ़ा है, तो याद रखिएगा ऑफ शोर बढ़ा है, यानी कि समुद्र के अंदर ज्यादा है। ऐसे जो बेसिकली हम लोगों ने ये जुगाड़ लगाए हैं जिससे एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट शेयर में जो है अभी नई अगर बात करें इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि 22.5% आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ शोर ईयर है यहां पर, जिसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो यहां पर जो अभी आप लोगों को बताया गया, तो इससे आप लोग अब कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। बोला यहां पर अगर बात करें 18% आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऑन शोर में कमी आई है, और यहां पर 22.5% के करीब यहां पर चीजें बढ़ी हैं। चाइना ने 80% ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है वो एडिट की है 2021 में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, यानी कि चाइना काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहा है इसके अंदर इंस्टॉलेशन के, और 27.7 गीगावाट के करीब नया एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यूरोप के अंदर में अगर बात करें तो यहां पर भी इसके अंदर ग्रोथ आई है ऑफ शोर की कैटेगरी में। तो यहां पर ऑफ शोर के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, यानी कि यहां पर इन वाले एरिया को छोड़कर अभी लोग जो है वो समुद्र में कूद पड़े हैं ऐसे प्लांट लगाने के लिए। इंटरेस्टिंग बातें सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। अगर पूछ ले ऑल ओवर वर्ल्ड में विंड जो है वो कितनी बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो 837 गीगावाट विंड जो है यहाँ पर बेसिकली वो हेल्प करती है पावर कैपेसिटी के अंदर में, जिसके चलते लगभग 1.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पा रहे हैं। वो कितना है, जितना साउथ अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एनुअली हर साल, उतना यहां पर हम लोग अभी कम कर पा रहे हैं। तो ये काफी एक पॉजिटिव सिग्नल बोल सकते हैं। पर लेकिन आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये काफी अच्छा हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है अगर सही लेवल पर काम करना चाहते हैं। अगर बात करें यहां पर 2021 में मोर देन 88 गीगावाट विंड कैपेसिटी जो है वो अवार्ड की गई ग्लोबली, 1.53% हायर देन द 2020। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं। यानी कि अगर बात करें जो यहां पर ऑक्शन की बात की जा रही है, ऑक्शन किया गया है, अभी आई नहीं है, ये अभी आगे आने वाले टाइम में चीजें भी आप लोग को देखने को मिलेगी और लार्ज स्केल पर इसमें काम बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से अभी यहां पर बोली लगाई गई है कि हाँ इसमें हम लोग काम करेंगे और उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। 1 साल के बाद में अगर बात करें नेट जीरो जो कमिटमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है आज के डेट में, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 557 गीगावाट के करीब नई एडिशन अभी किया जाने वाला है 5 साल में आने वाले में। यानी कि इस साल जो है वो कितना एडिशन किया है उसके कंपेयर में अगर आगे बात करेंगे 557 गीगावाट जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना ऐड कर पाते हैं। 110 गीगावाट इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि हर साल 2026 तक ऐड करेंगे। तो क्या हम लोग ये कर पाएंगे, तो वो देखने वाली बात होगी। हम का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में जो ग्रोथ है यहां पर वो देखने को मिलेगी डिकेड के एंड तक यहां पर, कि हम लोग कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के पाथ पर आ पाएंगे अगर इसको लेकर आगे चल पाते हैं 2050 तक का। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो अच्छे लेवल पर आप लोग को काम करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पर क्या है, कुछ और बातें बताऊं तो कई सारे चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें सबसे जो ग्रोथ के बारे में जो चैलेंजेस निकल कर आते हैं जो रिपोर्ट ने बताए हैं, वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं खासकर उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट के फोकस बात करें तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम रहते हैं, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस रहता है, इन्वायरमेंट को साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर में बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं है अभी भी। ठीक है, कि हवा आएगी तो एनर्जी बनेगी वरना कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ढांचागत और ट्रांसमिशन जो भी काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, उसमें ढंग से काम नहीं किया गया। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है अभी। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन के कई सारे कंपेन रहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक एरिया में वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसा एरिया आकर उनके सामने रखा जाए ताकि दिक्कतें देखने को मिलने लगे। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को दुनियादारी के बारे में बताई। अभी मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में बातें करूंगा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, हमारे देश से पूछा जाए कि यहां पर अगर बात करें 2021 में कितना इंस्टॉल किया गया, तो 1.4 गीगावाट हमारे द्वारा इंस्टॉल किया गया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर ये 1.1 गीगावाट था इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारी कंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये पॉजिटिव बात है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पर टारगेट सेट किया है
कि 5 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पर ऑफशोर यानी कि समुद्र के अंदर में 2022 तक लेकर आने वाले हैं, और 30 गीगावाट जो है ये 2030 तक लेकर आने वाले हैं। पर लेकिन इंडिया जो है अब तक भी हम लोगों ने डेवलप नहीं किया ऑफशोर विंड में कैसे हम लोग को काम कर रहे हैं, यानी कि अब तक हम लोग काम कर रहे हैं ऑन शोर के ऊपर, यानी कि हम लोग जमीन पर लगा रहे हैं। अभी समुद्र के अंदर हम लोग अपने काम करने स्टार्ट नहीं किया गया, पर लेकिन टारगेट रख लिया है कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब जब टारगेट रख लिया तो काम भी कर ही लेंगे ना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इंडिया जनरेट कर सकता है 127 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी, ये लगभग 7,600 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है हमारी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का कोस्टल एरिया जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल तरीके से हमारी कंट्री जो है 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। तो सोचो अगर 7,500 किलोमीटर को हम लोग यूज करेंगे ढंग से तो हम लोग कितने अच्छे से यूज कर पाएंगे। गुजरात जो है उसके बारे में बात करें सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कल को अपनी कंट्री में विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने पर आगे तो हम लोग इतने सारे खंबे लगा देंगे कि हर जगह से हवा से एनर्जी मिलने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब अगर ऑन शोर और ऑफ शोर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली 2019 में यहाँ पर लगभग अगर बात करें तो ये कुछ ऐसी कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है 2.5 गीगावाट, ठीक है। 2035 तक का बोला जा रहा है कि अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ऑफ शोर में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। 2019 के कंपेयर में 2035 पर यहाँ पर और ज्यादा चीजें बढ़ने वाली है, यानी कि इनकी हाइट भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो ये इस तरीके का सिस्टम लगाया जा रहा है वो और अच्छे से काम करेंगे। पर लेकिन ऑफ शोर जो है वो यहाँ पर जो रहेगा वो ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू ऑन शोर, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए ऑन शोर विंड एनर्जी क्या है और ऑफ शोर क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां पर बताई गई है जो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया। अब ग्लोबल लेवल पर क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर उसके बारे में आप लोग बात करें। ऑफ शोर विंड मार्केट जो है वो एंजॉय कर रही है बेस्ट ईयर 2021 को। 2021 में हम लोगों ने देखा कि 21 यहाँ पर गीगावाट कमीशन किया गया, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, तो एक अच्छी बात है। ग्लोबल जो ऑन शोर विंड है यहाँ पर 72 गीगावाट रहा 2021 के अंदर में, ठीक है, तो वो रहा जो कि कम रहा पहले कंपेयर में, क्योंकि यूएसए और चाइना के अंदर में अभी यहाँ पर काम नहीं हो पाया, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली कोविड-19 और उन सब चीजों की वजह से। यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया के अंदर में ऑन शोर के ऊपर काम अभी बढ़ा है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। यानी कि ऑन शोर के ऊपर यहाँ पर अभी काम इनके द्वारा अच्छा किया गया, अलग अलग एरिया के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। कितना कितना यहाँ पर ये बताया गया है, बेसिकली अलग अलग एरिया के बारे में रटना नहीं है। चाइना जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो उनके द्वारा भी टर्मिनेट कर दिया गया है फीड इन टैरिफ जो हुआ करती थी पॉलिसी, जिसके चलते यहाँ पर ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ पर लगभग 39% ड्रॉप हो गया है, यानी कि एक सपोर्ट जो मिला करती थी उसके बारे में उससे दिक्कतें देखने को मिली है। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फीड इन टैरिफ। तो फीड इन टैरिफ जो है जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि ये बोलती है गवर्नमेंट कि आप लोग जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग परचेज कर लेंगे। यानी कि मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ सामान बनाना स्टार्ट कर दूं और गवर्नमेंट बोले कि आप बनाते रहिए और हम लोग परचेज कर लेंगे, तो उसमें 15 से 20 साल का ये टारगेट लगा लेते हैं कि इतने साल तक हम लोग परचेज करेंगे। तो उनको ये नहीं रहता कि माल आ गया मार्केट में तो खरीदेगा कौन, तो वो होता है बेसिकली। तो चाइना में अभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। इसकी वजह से 39% यहाँ पर डाउन हो गया जब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, ऑन शोर के बारे में। तो यहाँ से दिक्कतें निकल कर आई, जिसकी वजह से अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल विंड सोलर जो हाइब्रिड पॉलिसी है ये आप लोग याद रखिएगा। इंडिया के द्वारा 2018 में इसको अडॉप्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी कंट्री में ग्रिड कनेक्टिविटी भी हम लोग बना रहे हैं और फोटोवोल्टिक सिस्टम भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि अपने कंट्री में हम लोग अपने लिए बना रहे हैं और इस तरीके से एक सिस्टम स्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर कल को कोई ज्यादा एनर्जी जनरेट कर लेता है तो वो उसको बेच भी सकता है। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंड और सोलर जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिड हो गया। ऐसे नहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल, पेट्रोल व्हीकल मिलकर काम कर रहे हैं तो हाइब्रिड पॉलिसी वहां पर लेकर आएगी। उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो है 2015 में लॉन्च की गई, पर लेकिन अब तक हम लोगों ने प्रॉपर वे में इनको लगाना स्टार्ट नहीं किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की एक तरीके से डेवलपमेंट किया जाए विंड एनर्जी फार्म में ऑफशोर एरिया में, ठीक है। अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर में, जो कि यहाँ पर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते बात की जा रही है कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक हम लोग यहाँ पर चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गाइडलाइन रहती है जिसके चलते कहाँ कहाँ तक आप लोगों का अधिकार एरिया है।
तो ये आप लोग देख पाएंगे ये 200 जो न्यूटिकल माइल्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है, हालांकि इंटरनेशनल स्पेस की कैटेगरी में आता है। ये कॉन्टिग्यूअस जोन है यहाँ पर, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, ये टेरिटोरियल जोन है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये जोन डिवाइड किए जाते हैं, हर एक कंट्री को अलग अलग से डिवीजन दिया गया, ठीक है। बाकी अगर बात करें हमारे देश के अंदर, कोई आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पर उगाई जाती है, मतलब प्रोड्यूस की जाती है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आप लोग गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये दो कम से कम इंपॉर्टेंट है जो सबसे टॉप पर है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है कर्नाटका, पांचवें नंबर पर राजस्थान, छठे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मैक्सिमम वो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप पर जो कि कोस्टल एरिया है। तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, गुजरात कोस्टल एरिया है, कर्नाटका कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये सारे कोस्टल एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर स्टैटिक क्वेश्चन देकर कोई आप लोगों से पूछ ले और बोले ये क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी बड़ा होगा आने वाले टाइम में, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। 30 गीगावाट अगर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं, जो कि अभी आप लोगों को बताया, तो इससे काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगभग 12 बिलियन के करीब आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके चलते यहाँ पर चीजें काफी अच्छे लेवल पर आप लोग चला पाओगे, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है, तब जाकर चीजें आप लोग निकाल पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल कर आता है, अभी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को कोई भी आप लोगों से पूछ ले तो माइंड में जितनी अच्छे से क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर ये पूरा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर हाईलाइट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये आप लोगों को सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछूं मैं आप लोगों से, ऑन शोर ज्यादा डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री में या फिर ऑफ शोर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के बारे में बात की, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी और यहाँ पर किस बेसिकली साल में इसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बातें। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर हमारी कंट्री में अनुराग ठाकुर साहब जो है उनके द्वारा भी ये 40वां हुनर हाट जो है वो मुंबई में इनोग्रेट किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज सामने निकल कर आई, समझेंगे इसके बारे में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जेईई पेपर 1 के अंदर इंडियन सोसाइटी के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हुनर का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मली आप लोगों से पूछो हुनर, यानी कि बोल रहे कि उस इंसान के अंदर काफी हुनर है, उसके अंदर स्किल है, मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो हुनर के मतलब बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर जो है, जो श्री अनुराग ठाकुर साहब हैं, उनके द्वारा 40वां एडिशन जो है वो अभी हुनर हाट का ये इनोग्रेट किया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं, वो भी यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल थे इस पर्टिकुलर मुंबई के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पर। 40th एडिशन जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है और स्वदेशी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अभी यहाँ पर अगर आप लोगों से बात की जाए तो इनके द्वारा क्या क्या बातें बोलेगी, तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये वाला, जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। हमारी कंट्री में तेजस एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि स्किल प्रोग्राम है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, आखिर क्यों, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले और स्टेटमेंट में दे देगा कि हाँ ये यूएसए के लिए, हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे यार किसके लिए लॉन्च कर दिया, ऐसा कहाँ से आ गया, तो उसी को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तेजस जो है यहाँ पर ये स्किल प्रोग्राम है, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 30,000 स्किल्ड जॉब सीकर, जो कि जॉब चाहिए उनको ट्रेन करेगी और उनको फिर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भेजा जाएगा, ताकि वहां पर जाकर वो है अपनी जॉब कर सके, यानी कि स्किल्ड लोगों को भेजा जाएगा यहाँ से निकालकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये टारगेट हमारा रखा गया है, तो इसके चलते भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको देखकर लोगों की जो है जीभ लपलपा जाए, ठीक है, क्या क्या शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये बातें की जा रही है, तो इसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं, तो अलाउ किया जाएगा जनरेट करने के लिए, अपनी ओन इनकम भी लोग जनरेट यहाँ पर कर पाएंगे। तो 40वां एडिशन जो हुनर हाट का है वो इस एरिया में काम करने वाला है, कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से लोग काम करते हैं, लगभग 31 स्टेट से यहाँ पर वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को सही लेवल पर आगे लेकर चला जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर है
उनके द्वारा कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो स्कूल है उनके स्टूडेंट्स को साथ में लाया जा रहा है ताकि और अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये काम कर सकें। और बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि एक तरीके से बेस्ट बनाना है, एक तरीके से वेस्ट से आप लोगों को दूर रहना है, यानी कि जो एक तरीके से नहीं जो खराब हो जाती है चीजें, तो वेस्ट जो जनरेट हो जाता है काफी ज्यादा है, तो बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि वेस्ट से भी आप लोग कुछ ना कुछ बेस्ट जनरेट करना है। तो क्रिएटिविटी के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम भी रखी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के लिए बातें करो, और बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि वेस्ट से जो भी जनरेट कर सकते हो बेस्ट जनरेट करना हो। तो कल को चलकर पूछ रहे आप लोगों से कि 40वें नंबर का जो यहाँ पर अभी हुनर हाट जो ये एडिशन स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, इसी के साथ में यहाँ पर इसकी थीम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखेगा। स्किल और ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों को एक तरीका देखने को मिलेगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि हुनर हाट के बारे में, ये एक तरीका एग्जीबिशन होता है, यानी कि प्रदर्शनी होती है एक तरीके की, जिसमें अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो भी आर्टिसन रहते हैं, ठीक है, या माइनॉरिटी कम्युनिटी रहते हैं जिसको कि यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर काम करती है, और एक उस्ताद प्रोग्राम भी है जो आप लोग को याद रखना है, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट एंड द डेवलपमेंट, यानी कि उस्ताद स्कीम वो स्कीम है जिसमें हम लोग जो हमारे पुराने जो काम है बेसिकली उनको हम लोग कैसे अच्छे लेवल पर लेकर आ सकते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, कैसे उनकी स्किल डेवलप यहाँ पर की जा सकती है, ये फोकस रहता है। पर्पज क्या है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा, और ताकि हम लोग अपनी जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है उनको प्रिजर्व कर सकें जो कि बर्बाद हो गई थी पहले। तो कल को चलकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक पर्टिकुलर आप लोगों से यहाँ पर हुनर हाट सिस्टम के बारे में बता दिया। अब उस्ताद स्कीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पता चली गया माइनॉरिटी अफेयर की यहाँ पर ये स्कीम देखने को मिलेगी, और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बताई दी कि अपग्रेडिंग द स्किल एंड द ट्रेनिंग ट्रेडिशनल एक्ट क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट स्कीम। अगर बात करें स्किल और ट्रेनिंग के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बता दिया। तो स्किल और ट्रेनिंग का काम करेगा, और 2015 में इसको डेवलप बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो बेसिक फंडा ये है कि कैसे प्रोडक्ट ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनको यहाँ पर बेचा जा सके। गवर्नमेंट यहाँ पर फुल्ली सपोर्ट करती है स्कीम को, ठीक है, और ये खासकर एप्लीकेबल है ऑल ओवर द इंडिया ये स्कीम जो है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं, ये इनका टारगेट है। तो एक अच्छी स्कीम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, चीजों को एक सही डायरेक्शन में आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन अगर बन जाए आप लोगों से कि 40वां एडिशन जो हुनर हाट का है वो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया, तो यहाँ पर मुंबई के अंदर इनोग्रेट किया गया। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर थीम के बारे में पूछ ले या फिर मिनिस्ट्री के बारे में पूछ ले तो भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, उसके से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो इसलिए माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके से, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि आप लोगों को कई सारी बातें नहीं सिखा के जाएगा। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा फर्स्ट जो यहाँ पर सेमीकोन कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है 29 अप्रैल। अभी आर्टिकल में ये डिस्कस कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को फिर से न्यूज में देखने को मिलेगा। अभी तो यहाँ पर इसके बारे में जस्ट बातें की गई हैं, आगे और भी कई सारे डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों को इससे रिलेटेड होते हुए नजर आएंगे। तो अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सुनिए। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर में जो साइंस एंड टेक और जो बेसिकली गवर्नेंस वाला पोर्शन है वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो लोकेशन क्या रहने वाली है, तो लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली उसके ऊपर काम किया जाने वाला है, इसी के नाम से इसका नाम सेमीकोन रखा गया है इंडिया के अंदर। 2022 की कॉन्फ्रेंस होगी और ये 29 अप्रैल से बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों के कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी हुनर आर्ट के बारे में बात किया तो वो 40वां नंबर का आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसानी रहे। सेमी कौन जो है इंडिया के अंदर ये बेसिकली 2022 में कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको आज के दिन में ऑर्गेनाइज करा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलने वाला है। तो ये आप लोग याद रखेगा, ये बेसिकली अप्रैल से मई तक चलेगा। और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन बेसिकली सेमीकंडक्टर के बारे में बात की है, तो सीधी सीधी बात है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आकर काम करेगी, ये जल मिनिस्ट्री आएगी। तो कई सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस लगाकर भी आप लोग यूज कर सकते हो। थीम क्या है, बेसिकली डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना इन इंडिया, और इसी के साथ में फॉर द वर्ल्ड मेकिंग द इंडिया एज ए सेमीकंडक्टर नेशन। यानी कि अभी हम लोग चाइना से काफी सारी चीजें खरीद कर लेकर आ रहे थे, कोविड-19 आया, चाइना में लॉकडाउन लग गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब गाड़ी की सर्विस कराने गया तो नॉर्मली जब गाड़ी जाती है तो वो 1 हफ्ते के अंदर दे देते थे। तो उनके द्वारा अब की बार जो गाड़ी दी गई थी उसमें लगभग यहाँ पर बेसिकली 1 महीने के करीब लगा दिया था, ठीक है।
तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर उन चीज़ों की कमी पड़ रही है। बोला तो यार बोला कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, तो ये बातें बोलेगी। तो क्यों ना हम लोग अपने देश में ये माल बनाए। मोदी जी को अच्छा नहीं लगा कि लोग जो है चाइना के ऊपर इतने डिपेंडेंट है, तो उन्होंने इसके बारे में काम कर दिया कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को भी बेचेंगे अब तो भाई साहब, और इसी के साथ में सेमीकंडक्टर नेशन बनाएंगे अपने देश को। तो सेमीकॉन जो है 2022 का एम यही है कि हम लोग अपनी कंट्री में ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन क्रिएट कर सकें। इसमें क्या होगा, जब ये कौन ऐसा बनेगा तो इसमें अलग अलग इंडस्ट्री, रिसर्च अकेडमीज या जो भी यहाँ पर लोग हैं अलग अलग रीजन के आएंगे और चाहते हैं कि अपने देश में ग्लोबल हब हम लोग बनाएं, उसके ऊपर यहाँ पर ये काम किया जाएगा। तो उसके ऊपर यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थीम क्या है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। हमारी कंट्री में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिससे कि हम अपनी कंट्री में काम करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर ये सारे सामान अपने देश के अंदर हम लोग बना पाते हैं तो इससे क्या रहेगा, हमारी कंट्री में दुनिया भर की जॉब जो है वो क्रिएट होती है आप लोगों को नजर आएंगी, और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। अपना पैसा, अपना ही माल अपने ही देश में यूज करना, तो इससे काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ये न्यूज़ था बेसिकली, पर लेकिन इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ये जो न्यूज़ है यहाँ पर रसिया ने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया S-400 सिस्टम। तो यहाँ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। S-400 सिस्टम के साथ साथ में और भी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों को समझनी है, जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप लोग एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। ये जमीन से एयर में मार करने वाला बेसिकली एक मिसाइल सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं। हम लोग किससे खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर रसिया से खरीद रहे हैं। क्या बेसिकली डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल को चलकर अगर हमारे देश पर आकर कोई अटैक करता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, कोई जहाज आता है, कोई मिसाइल आता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमारे देश पर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो रडार जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ भाई साहब बदतमीज इंसान आ रहे हैं। ये कमांड सिस्टम जो है यहाँ पर कमांड भेजेगा, ये कमांड जो एंगेज करेगा रडार को और लॉन्च कर देगा मिसाइल, जो भी आ रहा है हवाई जहाज या फिर मिसाइल, उसको हवाई हवा में ध्वस्त कर दिया जाएगा ताकि हमारी कंट्री में नुकसान न पहुंचा सके। तो ये जो सिस्टम है हम लोगों ने पाकिस्तान और चाइना की साइड में हम लोग आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कल को चलकर कोई दिक्कत देखने को मिले। चाइना ऑलरेडी इस सिस्टम को खरीद चुका है बेसिकली रसिया से, इसीलिए चाइना के ऊपर यहाँ पर काटसा के सैंक्शन लगा दिए थे यूएसए ने, जिसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसी का मजाक उड़ाया गया एस जयशंकर साहब के द्वारा। अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर एक इंटरव्यू था, एस जयशंकर साहब से पूछा गया कि काटसा से डर नहीं लगता आप लोगों को, तो जयशंकर साहब ने बोला कि काटसा से नहीं, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता। ठीक है भाई साहब मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर यह था कि जो ये काटसा सिस्टम है यहाँ पर ये यूएसए का सिस्टम है, ठीक है। जयशंकर साहब ने बोला ये यूएन का सिस्टम थोड़ी ना है, अब जैसा यूएसए ने बना रखा है तो कल को हम भी बना लेंगे कि हमारा दोस्त जो है जो हमारे दुश्मन के साथ में जाकर कोई ऐसी हरकतें करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो ये यूएसए का सिस्टम है, आखिर हमको क्यों डरना चाहिए इससे, ये यूएन का सिस्टम थोड़ी ना है, डब्ल्यूएचओ का सिस्टम थोड़ी ना है, ये यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम थोड़ी ना है, आईएमएफ का सिस्टम थोड़ी ना है कि हम लोग इसके बारे में बातें करें। तो ये कंट्री का सिस्टम है, उसको पसंद आया उसने बना लिया, ठीक है तुम फॉलो करो। पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसकी वजह से रिलेशन जो है वो गड़बड़ाते हुए नजर आते हैं कई बार। S-400 सिस्टम की डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि रसिया जो है वो अभी एक मिशन में लगा हुआ है बेसिकली यूक्रेन को सबक सिखाने में, तो उसके चलते यहाँ पर चीज़ें जो है अब थोड़ी सी डाउन चल रही है। देखिए यूक्रेन में जो अभी यहाँ पर जो इनके जो लीडर है ना, वो मुझे बड़ा ही एक अजीब तरीका इंसान लग रहा है, मतलब उसको ये समझ में आ रहा है तेरी कंट्री बर्बाद हो रही है और वो फिर भी मुझे ले जा रहा है बेसिकली किसके सपोर्ट में, वो लोग जो कि पीछे से हथियार दे रहे हैं उसको, और वहां पर एक तरीके साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, उनके चक्कर में बर्बाद होकर बैठ जाएगा ये। यूक्रेन वैसे ही 10-15 साल पीछे जा चुका है, इतना बर्बादी वहां पर हो चुकी है। अगर ये इंसान अभी भी नहीं रुका तो और दिक्कत हो जाएगी। एक साइड में मजा हुआ खिलाड़ी है पुतिन, दूसरी साइड में एक कॉमेडियन आकर बैठ गया, उसको चढ़ा कर उससे लड़ाई लगवा दी, मतलब अलग ही लेवल का काम चला है और ये अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीजें सुधर पाती हैं, हालांकि बोला जा रहा है कि जल्दी लड़ाई बंद हो जाएगी, चलो देखते हैं अगर होती है तो। काटसा जो है इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि सैंक्शन लगाकर उसको टैकल करना, ये बोला जा रहा है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका कोर ऑब्जेक्टिव था 3 कंट्री के ऊपर वार करना, ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया। इनको बेसिकली एक तरीके सबक सिखाना, इनके पास में कोई पैसा ना जाए, इनकी कमर तोड़ देना, ये बेसिक पर्पज था। खासकर रसिया का जो डिफेंस और इंटेलिजेंस जो सेक्टर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो कल को चलकर अगर काटसा के जो सैंक्शन लग जाते हैं, इसे चाइना के ऊपर लगा दिए, तो प्रोहिबिट किया जा सकेगा लोन सैंक्शन करना। अगर चाइना या फिर चाइना का कोई पर्सन करता है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी बैन लगा सकते हैं, उससे उनकी कंट्री से या फिर किसी देश से किसी लोगों से यहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट कोई प्रोक्योर नहीं करेगी, ना गुड्स ना सर्विस,
और वीज़ा भी यहाँ पर देने से मना किया जा सकता है। ये काट सके सैंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इनके द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर इंपॉर्टेंट मुद्दा बात करें, इंडिया जो है वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो है वो रसिया से खरीद रही है। जैसे न्यूक्लियर सबमरीन होगी INS चक्रा, ठीक है, कैलियो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन होगी, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, मिग 21, 27, 29, सुखोई 30, ये रसिया के हैं दोनों, मिग भी और सुखोई भी। मी सर्विस हेलीकॉप्टर के लिए, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। तो रसिया से तो देखिए हमसे दूर ना हुआ जाने का है, ठीक है। अब तुमको अगर सैंक्शन लगाने तो तुम सैंक्शन लगा दो, उसको हम लोग देखेंगे, ऐसी बातें आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए से भी हम लोग कम चीज़ें नहीं खरीदते हैं। अगर यूएसए से आप लोग देखोगे कई सारे एग्रीमेंट है, जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट यहाँ पर 2016 में साइन किया गया। इसी के साथ में कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में साइन किया गया। इसी के साथ में बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट हम लोगों ने 2020 में यहाँ पर साइन किया। तो आज के डेट में हम लोग यूएसए से भी काफ़ी कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। P8 जो है यहाँ पर नेवी सबमरीन हंटिंग, ये आप लोगों को पेट्रोल कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। एयर मिसाइल सिस्टम यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई सारी और चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और भी आगे आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूएसए और जो रसिया है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है फ्री में है, हम लोगों से पैसे ले रहे हैं तब हमको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हम लोग को देखना है उनको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे हम लोग अपनी चीज़ों को बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रसिया से कितना खरीद रहा है, यूएसए से कितना खरीद रहा है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी कि थोड़ा सा अच्छे से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा रहा जरूर बताएगा। वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में जाना, थीम मैंने दोनों साल की बता दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, जो कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की काफ़ी अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी था हमारा। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली एनर्जी के बारे में बात की, खासकर विंड एनर्जी के बारे में काफ़ी डिटेल में कई सारी बातें मैंने बताई, पूरी रिपोर्ट समझा दी और भी कई सारे मुद्दे जो थे वो सारे मैंने बता दिए। तो यहाँ से भी कोई डाउट अब आप लोगों के माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक एक कर हम लोगों ने क्लियर कर ली। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली किसके बारे में, ये एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो काम है उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। इसी के साथ में हुनर हाट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें जानी, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने जो न्यूज़ अभी देखी यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, S400 सिस्टम। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कल को चलकर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इस तरीके के सिस्टम से। तो आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके चलते अगर पूछ ले कि प्रोविजन लगाया जा सकता है तो क्या लगा सकते हैं, कल को यूएसए बोल सकता है कि हमारा डॉलर यूज ना करो इसको खरीदने के लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए और कुछ कर सकता है कि हाँ मैं तुमको ये हथियार नहीं दूंगा अगर तुमने उससे खरीदे। पर लेकिन यूएसए के ऊपर भी कई सारे अभी आप लोगों को यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे प्रतिबंध टाइप में, यानी कि कई तरीके से, मतलब प्रतिबंध तो नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं कि यूएसए बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है, जैसे अभी जो है यहाँ पर यूएसए, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये क्वाड मेंबर का पार्ट है। यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए ग्रुप बनाया गया। तो यूएसए अगर कल को बदतमीजी करता है तो यूएसए को भी यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा यूएसए के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उस पब्लिश के चलते काफी ज्यादा घमासान हुआ था। हम लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए बोला कि तुम बदतमीजी काटोगे तो हम भी बदतमीजी काट देंगे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। अभी मुद्दा ये है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग एक पावरफुल कंट्री हैं। हमारी कंट्री की जो यंग जनरेशन है वो स्किल फोर्स है। हम जो पढ़े लिखे इंसान हैं अपने देश को कैसे आगे लेकर चलें, किसी के प्रेशर में हम लोग को नहीं रहना है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने टकटकी लगाकर इसको देखा होगा, येस या फिर नो। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, सारी इकट्ठी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।